गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान के अंतर्गत दूसरा अध्याय जो आपके सेकेंड टर्म के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया, जिसमें पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा इस पाठ का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अब हम पाठ के अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं। पसीने में तरबतर चेलवा जी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उकड़ू बेटे चेलवा जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। ये कुएं के निर्माण की कला में जो स्थिति होती है कि चेलवा जी कैसी स्थिति में कैसे वातावरण में काम करता है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम खुलाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था होता है लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में मुट्ठी भरकर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिक आती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौट जाती है। मतलब जो केसों से युक्त हवा होती है वो बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। इससे चेलबाजी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक समस्या होती है कि इतने ऊपर से फेंकी जा रही मिट्टी से क्या हो सकता है, चेलबाजी को चोट लग सकती है। तो क्या किया जाता है, देखो इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलबाजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे का, पीतल का या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। आप देख सकते हो स्थिति कि चेलबाजी अंदर कुएं में काम कर रहा है और उसने सिर के ऊपर केप यानी टोपा धारण कर रखा है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास जो मलबा जमा हो गया है, ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उसमें उतारी जाती है ताकि उसमें जमा मिट्टी को बाहर निकाला जा सके। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलबाजी का सिर बचाएगा। चेलबाजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं जिनको चेलबाजी कहा जाता है या चेजारो कहा जाता है। और इस काम को क्या कहते हैं, चेजा। ये काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। अब कुएं और कुएं का अंतर स्पष्ट किया जा रहा है कि कुएं स्त्रीलिंग है और कुआं पुल्लिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से भी कम नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम तो कुछ ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग होती है कि कुआं जो होता है वो भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। क्यों? क्योंकि कुएं का निर्माण जो होता है वो खड़िया पत्थर की पट्टी के ऊपर होता है और खड़िया पत्थर की पट्टी पानी को भूजल में मिलने से रोक देती है। बरसात का पानी उस खड़िया पट्टी के कारण ऊपर ही रुक जाता है और जहाँ पर खड़िया पट्टी होती है वहीं पर कुएं का निर्माण किया जाता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी होता है और न भूजल होता है,
यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। तब भी जब वर्षा नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल में, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। अब मरुभूमि में रेत का विस्तार और रेत का संगठन और पानी का स्वरूप, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कुएं के निर्माण में क्या चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और किस तरह कुएं का निर्माण होता है और चिजारों का अनुभव किस तरह से काम में आता है। तो मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। वो उदारता क्या है कि रेत के कणों में संगठन नहीं होता, क्योंकि संगठन होगा तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और उनके बीच दरारें पड़ जाएंगी, जिससे वो नमी के रूप में फैला हुआ पानी भाप बन करके उड़ जाएगा। तो क्या कहा कि रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वह अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, क्योंकि जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। अब धरती की जो संचित नमी है वो इन दरारों में गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लग जाती है। पर यहाँ पर क्या है, बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। मतलब वो जुड़ते नहीं हैं तो अलग होने का कोई काम भी नहीं है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया हुआ वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदल देता है और बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। और इस प्रकार खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी प्राप्त होता है। इस अमृत को पाने के लिए
मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप कहलाता है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप पाया जाता है रेजानी पानी, जो धरातल से नीचे तो उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, वो पानी कहलाता है रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर का नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं बल्कि धरातल में समाई वर्षा को नापता है। अब मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल यानी पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर के खारा हो जाएगा। इस प्रकार से पानी की व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी अगले वीडियो में धन्यवाद।